अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने ये फोनेटिक लिएज तक कर लिया था और अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजिकल मेथड्स में ये है कि साइंस जो है ना, ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, यानी इसमें सिस्टम वाइज स्टडी किया जाता है, सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को फॉलो किया जाता है, स्टेप्स को। ठीक है, और ये है कि बायोलॉजिकल साइंसेस जो है सर्टेन स्पेसिफिक मेथड को फॉलो करती है। इसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये 5 सेंसेस के थ्रू की जाती है, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, जो कि डिपेंड करता है एक पर्सन की एबिलिटी के ऊपर। ये ऑब्जर्वेशन जो है क्वालिटेटिवली भी हो सकती है, क्वांटिटेटिवली भी। क्वालिटेटिव में हम सिर्फ उसकी क्वालिटी को देखते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में जो है वो नंबर्स की फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। हाइपोथेसिस की आगे उन्होंने डेफिनेशन दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी ऑब्जर्वेशंस की, या फिर एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वेरिएबल्स, उसको शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग। स्टूडेंट, आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में, डिडक्टिव रीजनिंग में जो है चीज़ों को डिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, यानी इसमें हम जो है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। जनरल पॉपुलेशन से हम कहाँ जाते हैं? स्पेसिफिक पॉपुलेशन की तरफ। इसमें एग्जांपल स्पैरो की दी गई है कि जैसे कि सारे बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स होते हैं, तो इस तरह स्पैरो के भी विंग्स होते हैं, सो दे कैन फ्लाई। इंडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग में है कि ये जो है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, यानी अगर स्पैरो जो हैं उसके विंग्स हैं तो दे कैन फ्लाई। तो इस तरह हॉक है, क्रॉ है, और ये सारे बर्ड्स हैं, इनके भी विंग्स होते हैं, तो दे कैन फ्लाई। और आगे उन्होंने बताया हुआ है कि हाइपोथेसिस जो है ना, ये कैसे हेल्प करती है साइंटिस्ट को। ये क्या करती है? किसी भी रिसर्चर को, साइंटिस्ट को क्या करती है? उसको कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है। और एक हाइपोथेसिस जो है ना, एक हाइपोथेसिस जो है जब उसको सपोर्ट किया जाए, या फिर उसको जो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है उसको सपोर्ट करें, तो डिफरेंट टेस्ट से, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। और एक अच्छी थ्योरी वो थ्योरी होती है जो कि जिसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। और एक प्रोडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी होती है जो कि जिससे नए हाइपोथेसिस जो है वो ड्राइव किए जा सकते हैं। साइंटिफिक लॉ की आगे डेफिनेशन है, ये आपने ज़रूर करनी है कि लॉ कैसे बनता है, ठीक है। जब ये क्या होता है, इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक साइंटिफिक लॉ बन जाती है। ये एक यूनिफॉर्म होता है कि फैक्ट होता है नेचर का, ठीक है, और इररिफ्यूटेबल, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, ये लॉ बन जाती है। बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि किस इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है बायोलॉजी ने एक मैनकाइंड की लाइफ को आसान बना दिया है, कैसे उसने सर्व किया है, ठीक है। सबसे पहले ये है कि बायोलॉजी ने इंसान की फूड प्रोडक्शन को इन्हांस कर दिया है, उसके डिजीज़ से कम्बैट करने की उसकी जो कैपेबिलिटी उसको इन्हांस किया है। बायोलॉजिकल एडवांसेस हैं, फूड्स एंड हेल्थ हैव रिजल्टेड इन हाई स्टैंडर्ड ऑफ, लोगों के लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दिया है उसने। आगे उन्होंने कहा कि प्लांट प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट तरीके से इंक्रीज़ की जा रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये होता है कि जो जीन्स होती है ना, एक डिज़ीज़, एक प्लांट है उसमें डिजीज़ जो जीन्स हैं वो मौजूद हैं, तो उसकी जीन्स लेकर आप दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें भी वही ट्रेट आ जाती हैं, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं जिनमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और क्लोनिंग जो है ना, ये वो एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, ठीक है। उस तरह का प्रोसीजर होता है, लेकिन ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और टिश्यू कल्चर टेक्निक्स आ जाती हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल ये वो होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एफिड अटैक जो कि वॉलनट ट्री के ऊपर एक्ट करता था, तो उसको एक वेस्ट जो है वो उसका पैरासाइट था, ठीक है, तो उसको कंट्रोल कर लिया गया।
नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये वो अप्रोच है जो कि किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक वो टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम ये मालूम कर लेते हैं कि एक प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए एसेंशियल हैं या नहीं। इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग की जाती है। उसको एक वाटर में जो है वो ग्रो किया जाता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। पेस्चराइजेशन की टेक्निक है जैसे कि आप सब जानते हैं कि लुई पैस्चर ने बताई थी, ठीक है, जिसमें प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होता था। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ कंट्रोल, जैसे कि आजकल जो है वो आया हुआ है, ठीक है, कोविड-19, ठीक है। तो इस तरह की कोरोना आया हुआ है, तो इस तरह की डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 मेजर्स होते हैं। पहला ये होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, सेकेंड है हमारे पास वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, थर्ड इज़ ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम ये करते हैं कि किसी भी चीज़ के या डिसीज़ के जो है हम उसके मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन को देखते हैं। ये देखिए, मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन को देखते हैं कि ये उसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है, वो कैसे प्रिवेंट करती है, वो कैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। जैसे हमें एड्स के बारे में पता चला कि ये जो है ये स्प्रेड होती है ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से कंटामिनेटेड सिरिंज से। तो इस तरह से हमने इसको ऊपर काबू पा लिया। इस तरह हेपेटाइटिस जो था वो किस वजह से कॉज होता था, वो कंटामिनेटेड सिरिंजेस की वजह से जो था वो फैल रहा था। वैक्सीनेशन जो होती है, इसमें क्या किया जाता है, एक लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, टॉक्साइड्स होते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि किस जो डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं ना, वो उनको एंटीजेंस कहते हैं, ठीक है, उनको किल किया जाता है हीट की बिना पर, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज़ को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब वो एंटीबॉडीज़ जो है ना वो जनरेट हो जाती हैं, तो वो डिज़ीज़ कॉजिंग जो है वो नहीं होती इतनी, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी बनी होती है, जैसे कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो वो उसको किल कर देती हैं। जैसे कि वैक्सीन जो हैं वो डिजीज़ सच एज पोलियो, वुपिंग कफ और मीज़ल्स की बन चुकी हैं। नेक्स्ट आ जाएँ तो एडवर्ड जेनर ने जो है वैक्सीनेशन 1796 में काउपॉक्स के लिए जो है वो आइडेंटिफाई की थी। वैका उसने कहा था काऊ के लिए, और उसने प्रेजेंट वैक्सीनेशन और वैक्सीन को यूज़ किया था, ठीक है। और अब ये कहा जाता है कि स्मॉल पॉक्स बिल्कुल इरेडिकेट हो गई है। वाओ। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। ड्रग ट्रीटमेंट जो है ना, कैसे कर सकते हैं। ड्रग ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं जो कि सर्टेन बैक्टीरिया के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर वायरस है तो उसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और अगर एंटीबायोटिक्स सर्टेन टाइम पीरियड तक यूज़ की जाए तो फिर रेजिस्टेंस भी आ सकती है और इसके लिए हाई डोज देना पड़ती है। नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस यूज़ की जाती है, कीमोथेरेपी में केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, जो डिफेक्टिव जीन है ना उनको रिप्लेस कर दिया जाता है विद दी नॉर्मल जीन्स के साथ, ठीक है। बोन मैरो सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। वो फर्दर जब सेल डिवीजन होगी तो वो जो है वो नॉर्मल प्रोड्यूस होगा सेल। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेटेड डिजीज़ में वही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट अगर आ जाए तो ये क्लोनिंग है। क्लोनिंग में यूजेनिक एम है, यानी एक जैसे ही आपने क्या करना, आप चाह रहे हैं कि एक जैसे ही ऑफ स्प्रिंग्स बने। एक क्लोन, ये डेफिनेशन आपने ज़रूर करनी है। क्लोन जो है ना ये एक सेल होता है या कोई भी इंडिविजुअल होता है जो कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है अपने ऑफ स्प्रिंग को। ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे की, और जब तक कि म्यूटेशन नहीं आती। 1997 में जो है ये स्कॉटलैंड सक्सीड इन क्लोनिंग का शिप, उसने एक इसके अलावा डिफरेंट मैमल्स को भी क्लोनिंग के लिए यूज़ किया जाता था। शायद उसका नेम डॉली था उस शिप का, उसने साइंटिस्ट ने रखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड एग है। इसमें क्या किया जाता है कि एक नॉर्मल उसने न्यूक्लियस लिया था एक फर्टिलाइज्ड एग का, उसको रिप्लेस कर दिया था दूसरे इंडिविजुअल की। अब जिस इंडिविजुअल का न्यूक्लियस डाला गया था वॉर्म में, ठीक है, उसमें उससे जो ऑफस्प्रिंग आया वो बिल्कुल वैसा ही था, ठीक है। दैट वाज अमेजिंग, ठीक है। इस तरह इसको यूज़ किया जाता है क्लोनिंग को कि मैराथन रेस के लिए यूज़ किया जाता है कि सेम और अच्छी करेक्टरिस्टिक्स के घोड़े जो हैं वो बने। उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। इन्वायरमेंट को भी इसने प्रोटेक्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हद तक इफ़ेक्ट किया है। कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स आए हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करनी है डेफिनेशन। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, ये वो
वो स्पीशीज़ होती हैं या एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो कि जल्दी एक्सटेंट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो ये तो हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, या ये आप पढ़ लें कि हाइपोथेसिस क्या होती है। टेंटेटिव जनरलाइजेशन होती है किसी भी हाइपोथेसिस जो है किसी भी ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। ये रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को भी डिफाइन करता है। थ्योरी किसे कहती है, थ्योरी वो लॉ से ऐसे डिफर करती है कि थ्योरी को आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉ जो है वो आप एक यूनिवर्सल होता है और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और डिडक्टिव रीजनिंग जो है, इसमें हम क्या करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। वैक्सीनेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और क्लोनिंग जो है, इसमें सेम इंडिविजुअल जो है वो एसेक्सुअल ऑफस्प्रिंग्स जो है आइडेंटिकल बिल्कुल होती हैं, वो बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये पहली शिप जो थी वो बनाई गई थी स्कॉटलैंड में, जिसका नेम डॉली था। सो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको कवर करें, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, और नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।